नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नालंदा तक्षशिला परंपरा पर स्थापित गंगा की गोद, हिमालय की छाया में विनिर्मित देव संस्कृति विश्वविद्यालय सन 2002 में अपनी स्थापना के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। इस विश्वविद्यालय की विराट यात्रा में एक महत्वपूर्ण सोपान के रूप में इस वर्ष 9 दिसंबर 2006 को विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह की नयनाभिराम सांस्कृतिक छटा की मुख्य अतिथि भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की उपस्थिति ने गरिमामय बल प्रदान किया। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं शोधार्थियों को PhD की उपाधियां प्रदान की। प्रस्तुत है इसी कार्यक्रम की झलकियां। अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यास्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हे मूल देव संस्कृति दुख दैन्य द्वंद्वहारी, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। है मूल देव संस्कृति दुख दैन्य द्वंद्वहारी, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। यह सूक्ष्म कुल पिता का सानिध्य बन गई है, उनके अमोघ चिंतन की शक्ति अक्षयी है। उनसे ऋतंभरा की पाई यहाँ प्रखरता, कुल मातु से मिली है संवेदना सजलता। अब शांत हो सकेगा विप्लव विनाश भारी, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। विस्तार देव संस्कृति का विश्व में करेंगे, आत्मीय भावना से हम हर हृदय भरेंगे। हम होंगी संघ मित्रा, हम विश्वामित्र होंगे, उत्कृष्ट हम सभी के चिंतन चरित्र होंगे। बदलेगी सबकी जीवन शैली अनिष्टकारी, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। है मूल देव संस्कृति दुख दैन्य द्वंद्वहारी, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब हम माननीय कुलपति जी को आमंत्रित करते हैं कि वे कुलाधिपति जी से प्रार्थना कर
कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे दीक्षांत समारोह के शुभ आरंभ करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं संकायाध्यक्ष श्रीमन के सम्मुख सत्र 2003-2005 तथा 2004 और 2006 के उन सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने पीएचडी, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि योग्यता प्रमाणित की है। और मेरे साथ साथ सभी, जब मैं कहूँगा मंत्र दोहराएंगे, अभी जो मैं कहूँगा उसको सुनेंगे, इसी के साथ डिग्री कन्फर्मेंट हो जाएगा। इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होने के नाते मुझे जो अधिकार प्राप्त हैं उनका प्रयोग करते हुए मैं आपको इस विश्वविद्यालय की पीएचडी, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र की उपाधि प्रदान करता हूँ और आदेश देता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार में सदैव अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों द्वारा पीएचडी उपाधि प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमती मीनाक्षी रघुवंशी, श्रीमती ममता सक्सेना, श्री कामाख्या कुमार, अब मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूं कि वर्ष 2005 एवं 2006 की स्नातकोत्तर परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुकंपा करें। भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन प्रबंधन कुमारी मनीषा शर्मा, नैदानिक मनोविज्ञान कुमारी नमिता भार्गव, मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान कुमारी इंद्राणी निषाद, कुमारी इंद्राणी निषाद ने न केवल अपने विषय में वरन वर्ष 2005 में संपूर्ण विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अतः महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध है कि कुमारी इंद्राणी निषाद को विशिष्ट स्वर्ण पदक से अलंकृत करने की कृपा करें। सत्र 2004-2006 भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन प्रबंधन कुमारी अंजलि कुमारी, मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान श्री राजू अधिकारी, नैदानिक मनोविज्ञान कुमारी प्रतिमा पांडे, कुमारी प्रतिमा पांडे ने न केवल अपने विषय में वरन वर्ष 2006 में संपूर्ण विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अतः महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध है कि कुमारी प्रतिमा पांडे को विशिष्ट स्वर्ण पदक से अलंकृत करने की कृपा करें।
माननीय कुलाधिपति महोदय, आपसे निवेदन है कि समस्त उपाधि, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र धारकों को अनुशास्ति देने की कृपा करें। सभी छात्र छात्राएं खड़े होकर दीक्षा लेंगे। I'll request all of you to just rise up, stand and repeat with me the mantra which is given in the Yajurveda. मेरे साथ यजुर्वेद का मंत्र रिपीट करेंगे। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपेमी। हे व्रतों के पालन करता तेजस्वी अग्निदेव, हम व्रतशील बनने में समर्थ हों। हमारा असत्य को त्याग कर सत्य मार्ग पर चलने का व्रत पूरा हो। धन्यवाद। बैठ जाएं। कुलाधिपति महोदय, आपसे प्रार्थना है कि दीक्षांत समारोह के अवसर पर अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत अनुष्ठान के अवसर पर पधारे महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं भाव भरे हृदय से अपने विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से अभिनंदन करता हूँ। सर, वी हैव बीन ईगरली वेटिंग फॉर यू सिंस द मोमेंट यू एक्सेप्टेड अवर इन्विटेशन। वी आर ओवरवेल्म्ड एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर कमिंग हियर। The school children sitting in front of you who belong to 11 different states have also been waiting for your arrival. इन शुभ क्षणों में अपने उत्तराखंड प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री सुदर्शन अग्रवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री पंडित श्री नारायण तिवारी जी का सानिध्य पाकर हम भाव विभोर हैं। इस अवसर पर उनके लिए हम इतना ही कह पा रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय इन्हीं की देन है, इस एक तरह से इन्हीं का ही है और हम सब भी इनके अपने हैं। अनेक गणमान्य अतिथि, अधिकारीगण, प्रेस मीडिया से जुड़े हमारे बंधु, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कार्यकर्ता भाई बहन हमारे बीच आए हैं, हमारे विद्यार्थियों के अभिभावक पधारे हैं। इन सभी के आगमन के लिए हम सब आभारी हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के सर लगभग 4 वर्ष हुए हैं। किसी भी संस्था के लिए 4 वर्षों की अवधि अधिक नहीं होती। हालांकि हमने इस छोटी अवधि में अपने उद्देश्य की डगर पर कुछ मजबूत कदम आगे बढ़ाए हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय हमने कुछ सपने संजोए थे, कुछ संकल्प किए थे। हमारा सबसे पहला संकल्प था कि इस विश्वविद्यालय को ढर्रे पर चलने वाली शिक्षण संस्था तक नहीं सीमित रखने दिया जाए। This university should not be limited to a routine educational institution. It should become a center of youth involvement for making India a developed nation. हम ये शुरुआत कर चुके हैं। हमारे इस आंदोलन के 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र है आध्यात्मिक मानवतावाद, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। दूसरा है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक मानवतावाद की यदि हम संक्षिप्त व्याख्या करें तो यह बस इतनी है कि अपने व्यक्तित्व की शक्तियों को विकसित करके मानव कल्याण के लिए समर्पित होना। हम अपने अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को इसके लिए ट्रेन कर रहे हैं। हमारा दूसरा सूत्र है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। इसकी व्याख्या में हम केवल इतना कहेंगे कि हमारा हृदय पवित्रता से भरा हो और हमारे मस्तिष्क में वैज्ञानिक प्रयोगों को ताना बाना बुना जाता रहे, तो ही यह सूत्र सार्थक होता है। हार्ट फिल्ड विद स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड माइंड नीटिंग द वेब ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन कैन प्रोड्यूस मिरेकल्स फॉर द सोसाइटी एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ साइंटिफिक रिसोर्सेज। हमारा दूसरा संकल्प है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय से उठ खड़ा होने वाला युवा आंदोलन ज्ञान क्रांति के अग्निपथ पर तेजी से बढ़ चले और ज्ञानपूर्ण विकसित भारत का, जो आपकी कल्पना है सर, नॉलेज सोसाइटी, वैसा निर्माण करें। हमारा तीसरा और अंतिम स्वप्न संकल्प विश्वविद्यालय के अस्तित्व से जुड़ा है। वह यह है कि हमारे स्वप्न और संकल्प हमारे अकेले के स्वप्न और संकल्प न रहें। अपने विश्वविद्यालय का प्रत्येक युवा इसे अपना स्वप्न संकल्प बनाए। इसके अग्नि स्फुल्लिंग भारत के प्रत्येक शहर और गाँव में रहने वाले युवकों तक पहुँचे। हम यहाँ बताना चाहेंगे, हमें यह स्वप्न संकल्प सूत्र हमारे मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मिले। उनके हृदय की विकलता भरी तड़प का हमारे हृदय में संचार हुआ है। अपने युवा जीवन में श्री राम मत नाम से स्वाधीनता आंदोलन में साहसी सिपाही के रूप में भागीदारी उन्होंने की। देश के स्वाधीन होने के बाद उनके लिए भी सत्ता की राहें खुली थी। ही कुड हैव गॉन टू द गवर्नमेंट एंड ही कुड हैव बीन ए मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, पर उन्होंने उस समय स्वाधीन भारत में ज्ञान क्रांति का स्वप्न देखा। अपने जीवन की संध्या वेला में उन्होंने एक ऐसे विश्वविद्यालय का स्वप्न देखा और वह देव संस्कृति विश्वविद्यालय उन्हीं के सपनों का विश्वविद्यालय है। हमने इस विश्वविद्यालय में अपने उद्देश्यों के अनुरूप कुछ नई राहें बनाई हैं, नई परंपराओं की शुरुआत की है। इस क्रम में सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ होने वाली ज्ञान दीक्षा, मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि हमने ज्ञान दीक्षा इन्वोकेशन सेरेमनी चालू की है। दीक्षांत समारोह तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में होते हैं, पर ज्ञान दीक्षा की शुरुआत हमने इसलिए की कि दीक्षा के बिना दीक्षांत क्या। हम पिछले 4 बैचेस से बराबर, पिछले 4 बार से करीब 8 बैचेस से हम लोग बराबर दीक्षा समारोह करते आ रहे हैं। ज्ञान दीक्षा समारोह में प्रत्येक विद्यार्थी को
ज्ञान क्रांति के उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण का दायित्व बोध कराते हैं। दूसरी नई परंपरा है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के अध्ययन के साथ व्यक्तित्व विकास की अनिवार्यता, उनके जीवन प्रबंधन की कुशलता का विकास। ये कक्षाएं स्वयं मेरे निर्देशन में संचालित होती हैं। मैं इस क्रम में गीता और ध्यान की कक्षाएं लेता हूँ। प्रत्येक छात्र का व्यक्तित्व समुचित रूप से विकसित हो, इसके लिए हम कई तरह की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमें उल्लेखनीय सफलताएं मिली हैं। जो तीसरी राह हमने बनाई है, उसमें हमने प्रत्येक विषय को समाज सेवा एवं सामाजिक रूपांतरण की तकनीक से जोड़ा है। लिंकिंग ईच सिलेबस एंड डिग्री डिप्लोमा विद सोशल सर्विस एंड दी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम के साथ 3 महीने की एक इंटर्नशिप की अवधि जोड़ी गई है। इसमें एक खास बात यह है सर कि इसमें यह काम अपने देश के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग स्थानों में व्यवहारिक एवं प्रायोगिक रूप से करना पड़ता है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने पर पाठ्यक्रम की उपाधि दी जाती है। बट वी मेड हम लोगों ने जो एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन किया है, चौथी नई परंपरा, कि हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स फॉर इवेल्युएटिंग द मेरिट ऑफ एनी स्टूडेंट्स। इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड रिलेट्स टू एजुकेशनल अचीवमेंट्स एंड रिसर्च एक्टिविटीज। Emotional stability of a student is an indicator of how generous he is, how skillful he is in understanding the sentiments of others. Social standards is linked with the student's social commitment. The spiritual standard is directly related to the growth of inner consciousness of these students. जो 5वां पैरामीटर हमने चालू किया है, वो किया है प्रत्येक विद्यार्थी में रिसर्च करने की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास हो। पोस्ट ग्रेजुएट स्तर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अपने पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में शोध पत्र लिखना जरूरी है, शोध परियोजना को पूरा करना जरूरी है। अंतिम सेमेस्टर में शोध प्रबंध लिखना अनिवार्य है। इसके अलावा हमने नॉलेज सर्कल बनाए हैं, जिनमें कि हम नॉलेज ग्रिड और नॉलेज ब्रिज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन स्टूडेंट्स के माध्यम से 5 स्टूडेंट्स का एक नॉलेज सर्कल बनता है और डिफरेंट डिसिप्लिन्स में लोग काम करते हैं, फिर इंटरडिसिप्लिन अप्रोच को अप्लाई करते हैं। इस प्रक्रिया के उच्चस्तरीय प्रयोगों के लिए हम अभी कुछ ही देर पहले, कुछ समय बाद माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से अनुसंधान विकास केंद्र का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसमें विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान से संबंधित कई अनुसंधान परियोजनाओं को संचालित किया जाएगा। यह R&D सेंटर इस विश्वविद्यालय का अपने संचालित एवं प्रवर्तित की जा रही ज्ञान क्रांति के नवीन प्रयोगों का केंद्र बनेगा। अभी शुरुआत में हम योग और आयुर्वेद के आधार पर एक रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं। बाद में इसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी की विधाएं हैं उनको विकसित करेंगे और उसके माध्यम से गाँव के जन जन तक हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपके द्वारा लिखी गई प्रत्येक पुस्तक की कई प्रतियाँ हमारे विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हैं। यहाँ अध्ययन करने वाले लगभग सभी विद्यार्थियों ने इन्हें कई बार पढ़ा है। उन्होंने अपने नॉलेज सर्कल, ज्ञान मंडलों में इस तरह कई तरह की परिचर्चाएं तथा संगोष्ठियाँ की हैं और इसके निष्कर्ष के रूप में उन्होंने डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिया यानी दीपक की तरह से DIYA उन्होंने बनाया है और उनके संकल्प में विश्वविद्यालय प्रशासन उनका सहयोगी है। युवाओं का यह संगठन अधिक कारगर उद्देश्यनिष्ठ बन सके, सारे देश के कोने कोने में दिया का एक संगठन बन सके, इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी हम सबका उचित मार्गदर्शन करें, ऐसी अपेक्षा है। अपने राष्ट्रपति से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपने विकसित भारत का जो स्वप्न देखा है उसे पूरा करने के लिए यह विश्वविद्यालय एवं इसका प्रत्येक प्रतिभागी आपके साथ है। इसी के साथ इस विश्वविद्यालय की मातृ संस्था शांति कुंज के ज्ञान क्रांति, विचार क्रांति अभियान से जुड़े करोड़ों कार्यकर्ता, इससे संबंधित देश के लाखों युवा आपके साथ हैं। विकसित भारत के निर्माण का स्वप्न आपका और हमारा साझा स्वप्न है। इस विश्वविद्यालय के भविष्य के सभी कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम इसी उद्देश्य को लेकर बनाए जाएंगे। हमारे जो छात्र छात्राएं आज के दीक्षांत समारोह में आए हैं, उपाधि, प्रमाण पत्र, पदक प्राप्त करने वाले, उन सबको मेरी बहुत हार्दिक बधाई। इस अवसर पर हम केवल उनसे इतना कहना चाहते हैं कि हम बिछुड़ने के लिए नहीं मिले थे। हमारा लगाव एवं जुझाव आपके साथ हमेशा रहेगा। मैं छात्र छात्राओं को संबोधित एक कविता माननीय राष्ट्रपति जी की अनुमति सुनाना चाहता हूँ। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को यदि, प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। ये तरंगे दूर से चलकर तुम्हारे पास आती, उस नए जग के नए संदेश अपने साथ लाती। कूल पर बैठे मनन करते रहोगे और कब तक, हो मुखर उस पार वीणाएं मधुर तुमको बुलाती। चाहते यदि तुम नया जीवन, नया यौवन, नया मन, आज बाहों में उमड़ता सिंधु भरना ही पड़ेगा। तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ आज अपना, तुम नया इतिहास लेकर द्रग उठाओ आज अपना। छूट जाने दो बहुत पूछे पुराने इस गगन को, तुम नया आकाश लेकर जग सजाओ आज अपना। प्राण में यदि हो रहे मुखरित नए निर्माण के स्वर, आज कण कण का नया श्रृंगार करना ही पड़ेगा। यह प्रलय की पीर ही नव सृष्टि का मधुगान होगी, यह तिमिरता ही निशा की सूर्य का वरदान होगी। इस पुरातन जर्जरित युग मूर्ति को अब टूटने दो। अब ध्यान चाहूंगा आप सबका, जिस शिला पर हाथ रख दोगे वही भगवान होगी। युवाओं से ये अपेक्षा है कि जहां वो काम करेंगे वो अपनी जगह काम करने लगेगा, बड़ा काम निर्माण होने लगेगा। तुम हिमालय के स्वजन हो, सिंधु की गहराई ही क्या, आज पंखों में असीमित व्योम भरना ही पड़ेगा। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को यदि, प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। फाइनली, माई हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस and best wishes for a bright future to all the passing out students.
Sir, kindly enlighten and guide these ignited souls. They are future of India, and your vision of India 2020 is going to be fulfilled by them. I'll like your blessings to be given to these people. Thank you very much. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संदर्भ में इस अत्यंत विशिष्ट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पंड्या जी, हमारे देश के महामहिम सर्वमान्य और विभिन्न टेक्नोलॉजिकल तकनीकी सुरक्षात्मक जो गवेषणाएं हैं, उनके जाने माने विशेषज्ञ और आज हमारे सौभाग्य से हमारे देश के जो धर्मनिरपेक्ष वातावरण के प्रतिनिधि महामहिम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, प्रख्यात संसदीय पद्धति के ज्ञाता और पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे हमारे महामहिम सुदर्शन अग्रवाल जी, हमारे विद्वान प्रोफेसर आज के प्रवक्ता मंच में डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी और श्री SC मिश्रा जी, सम्मानिता पूजनीया शैल दीदी जी, और यहाँ पर पधारे हुए आमंत्रित सभी देश भर से और विश्व के कोने कोने से आए हुए विद्वान गायत्री परिवार के सदस्यगण, हमारे भविष्य की आशा छात्रों, समाचार पत्रों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज मेरे लिए ये एक ऐतिहासिक सुअवसर है कि मुझे उस देव संस्कृत विश्वविद्यालय में इतने बड़े इसके जो दीक्षांत समारोह हैं उसमें आप सबके दर्शन करने का, महामहिम राष्ट्रपति जी का और महामहिम राज्यपाल जी के स्वागत करने का सुअवसर मिला। जब पहली बार मैं मुख्य सेवक, जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं, चुनकर यहाँ देहरादून आया तो विधानमंडल की पहली सभा में ये पहला काम हुआ और मुझे इतनी प्रेरणा और प्रसन्नता हुई कि इस विशिष्ट विश्वविद्यालय के विधेयक की संरचना करने और उसे पारित कराने का सुअवसर मुझ सेवक को प्राप्त हुआ। एक अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति हुई और उसकी अनुभूति फिर दोबारा मुझे आज आप सबके दर्शन करके महामहिमों के सानिध्य में, कुलाधिपति जी के सानिध्य में, प्राचार्यों के सानिध्य में आज मुझे वो अवसर मिला है। सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे कुलाधिपति जी ने कही वह थी कि किस तरह से अध्यात्म को आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़कर अध्यात्मवाद और आधुनिक टेक्नोलॉजी और विज्ञानवाद से जोड़ने का जो प्रयास और जो 8 लक्ष्य घोषित किए, उनके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपकी कार्य समिति को साधुवाद देता हूँ। जब महामहिम राष्ट्रपति बैठे हों, उनके दीक्षांत भाषण के प्रवचन सुनने के लिए हम यहाँ एकत्र हों, मुझ मुख्य सेवक के लिए शोभा नहीं देता कि मैं अधिक समय लूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आने वाली पीढ़ी 21वीं सदी की, आज 2006 है, जो अगले 100 सालों तक जो पीढ़ी देश के निर्माण में, विश्व के निर्माण में, मानवता के निर्माण लगी हो, वो बैठी हुई है सामने। तो मैं छात्राओं से और छात्रों से कहूँगा कि आप ऐसे महान विश्वविद्यालय जिसे ब्रह्मर्षि त्यागमूर्ति, एक ऐसे उद्भट और महान विद्वान
परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री राम शर्मा जी ने जैसे स्थापित किया, जिनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 बार, और मैंने उनके महासम्मेलन देखे जो मथुरा वृंदावन के बीच में, उन महासम्मेलन उनके प्रवचन सुनने का मौका मिला और मैं पवित्र हो गया, धन्य हो गया उनकी वाणी को सुनकर। तो उनको उसी जो उजाला है, विचारों का, विद्वता का जो उजाला है, उसे लेकर आप कुलाधिपति जी चले हैं, और उसमें कुलाधिपति के अधिकार इसीलिए आपको हमारे विधानसभा ने उसमें दिए ताकि एक प्रच्छन्न गति से आप कोई स्वीकृति के बिना, और इसमें उस समय के जो महिम राज्यपाल बरनाला जी, उनका भी पूरा हाथ रहा। उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार का विधेयक ला रहे हैं, इसमें कुलाधिपति और सब सारे विश्वविद्यालयों में, एक और विश्वविद्यालय को छोड़कर सब जगह कुलाधिपति हमारे महामहिम राज्यपाल हुआ करते हैं, एक परंपरा है। लेकिन उस समय के राज्यपाल जी का मैं आभारी हूँ, और उस समय की विधानसभा के सदस्यों का आभारी हूँ कि जिन्होंने इस महान कार्य में कुछ योगदान यत्किंचित करने का मौका दिया। मुझे विश्वास है कि आज के इस प्रेरणादायक अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की वाणी से हम सब लाभान्वित होंगे, और हम आने वाली 21वीं सदी और उसके बाद भी आने वाली सदियों में 3000 आए, 4000 आए, लेकिन महामहिम श्रद्धेय श्री राम शर्मा जी की वाणी और लेखनी का प्रभाव युग युगों तक रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपसे आज्ञा चाहता हूं। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से प्रार्थना करता हूं कि अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी, उत्तरांचल के मुख्यमंत्री पंडित नरेंद्र जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणय पांडे जी, अध्यक्ष गायत्री परिवार श्रीमती शैल बाला जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति जी, सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं और प्यारे छात्रों और छात्राओं, मैं व्यक्तिगत रूप से अपार अभिभूत इसलिए हूँ कि आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर हम सभी उत्तरांचल वासियों को गौरवान्वित किया है। मैं इस अवसर पर श्रद्धेय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आप सभी स्नातकों को आज के इस पावन अवसर पर मैं भारत के महान युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का यह संदेश उनके शब्दों में ही सुनाना चाहूँगा। युवकों, उठो, साहसी बनो, वीरवान हो, सब आवश्यक उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो वह सब कुछ तुम्हारे भीतर विद्यमान है। वीरों, यह विश्वास रखो कि तुम ही सब कुछ हो, महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो। गीदड़ धुड़कियों से भयभीत मत हो जाना, चाहे वज्र भी गिरे तो भी निडर होकर खड़े हो जाना और कार्य में लग जाना। मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप भविष्य में जैसी भी सेवा में कार्यरत हों, वहाँ अपना कुछ समय समाज के उन वर्गों के उत्थान में अवश्य लगाएं जो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं और उन तक विकास की प्राप्त करने अभी तक पहुँच नहीं पाई हैं। मुझे विश्वास है कि आपके प्रयास से उनके मायूस चेहरों पर एक नई मुस्कान अवश्य उभरेगी। ये आपके भावी जीवन की सबसे शानदार उपलब्धि होगी। एक बार पुनः देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य को हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके साथ ही आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इस विश्वविद्यालय में आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के विशेष आगमन पर मैं बड़े आदर के साथ आपके प्रति
हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करता हूं कि वे मंच से ही विश्वविद्यालय के रिसर्च सेंटर का शिलान्यास करने की कृपा करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन करता हूं कि अपने दीक्षांत भाषण से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। नमस्कार। Friends, I am very happy to be with you today evening because very rarely education integrates divine life. When I was discussing with Acharya ji, Chancellor, I realized your education is integrated with divine life. First of all, my namaskar to the Governor, Honorable Governor Sudarshan Agarwal ji, Honorable Chief Minister Uttaranchal Tiwari ji, Pranav Pandya Chancellor, Srimati Sailbala Pandya, SP Mishra, Professor O.P. Mishra, and all my students who are graduating and friends. I am indeed delighted to participate in the second convocation of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. I am very happy that this institution has been created with a motto of developing the divine culture, which is of utmost importance to us while we are on the path of transforming India into a prosperous, happy and peaceful society. I congratulate all the students of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya on their accomplishment of acquiring knowledge and resulting into degrees and certificates. My greetings to the great teachers who have worked very hard in shaping the young minds. I also greet all the parents who have inspired their children towards studies and provided them the resources and environment for their growth. Friends, I came across one young Tabasi, young man, a spiritual human being, recently. That spiritual human being came to Rashtrapati Bhavan. His name is Swami Tadvamansi Dikshit, founder, Vajas Foundation, Chennai. He gave me a sloka. This is about Surya, that sun god. It says, "O Lord Surya, augment my direct perception, my ability to infer, and help me to retain the Vedic teaching and prosperity." I invite Medha Devi, that is retention power Medha Devi, and Manisha Devi, absorbing power into my mind to expand the past and future knowledge, even while the present knowledge is being thoroughly assimilated. The prayer goes like that. Brahman Bhavindadda Chahotar
he recited me this beautiful slogan. And when you hear it, when the meaning enters into you, the beautiful thoughts, beautiful divine thoughts blossom into your mind, in body, and give you happiness. Friends, this is what I thought this occasion demands, so I reminded of my friend and sannyasi slogan. Now, I understand this university has come out of the divine dream of a Pandit Sri Ram Sharma Acharya, who was a freedom fighter and the author of 3,000 books. He is being aptly called as the initiator of a knowledge revolution in India. Friends, when I was a young boy at Rameshwaram, I had witnessed the patriotism of lawyers, scientists, spiritualists, businessmen, and educationists who sacrificed everything for making India into an independent nation. We owe our freedom to these great souls. I salute such patriotic heroes. After achieving the independence for the nation, today we have the responsibility of transforming India into a developed nation before the year 2020. I am confident that the 540 million ignited youth of our country, 54% of our population, young people, will definitely work towards this transformation of removing the poverty among 220 million people of the billion plus people, and by preserving our civilizational heritage. It is the task of the educational institutions like Dev Sanskriti Vishwavidyalaya to empower the youth with value-based education and equip them to spread the confidence among all the people that we can do it. And I would like to congratulate the institution for taking such a beautiful mission. Friends, any university is judged by the level and the extent of the research work it accomplishes. When I saw many students getting gold medal for their research in philosophy, psychology, and yoga, and biology, and bioscience, and life sciences, I felt the research is indeed deeply penetrated in this great institution. I would like to congratulate you. This sets in a regenerative cycle of excellence. Experience of research leads to quality teaching, and quality teaching imparted to the young in turn enriches the research. Both are essential. If you want a good teaching, you have to do the good research. If you want to do the good research, you have to do the good teaching. So both are interconnected. Research brings transformation and development and also enhances the quality of education. Both research and teaching go together in good colleges and universities. I am happy that Dev Sanskriti Vishwavidyalaya is carrying out research in areas of human consciousness, yogic science, clinical psychology, and Indian culture. I am sure the research results from these studies will definitely provide valuable inputs for structuring the education system needed for transforming our youth and enlightened citizens. I was very happy to see this Vidyalaya is specializing one of the subject for research and teaching consciousness. What is consciousness? Conscience is the light of the soul. Let me share with you a thought on conscience. Conscience is the light of the soul that burns within the chambers of our psychological heart. It is as real as life is. It raises the voice in protest whenever anything is thought of or done contrary to the righteousness. Conscience is a form of truth that has been transferred through our genetic stock, the form of the knowledge of our own acts and feelings as right or wrong. Conscience is also great ledger where our offenses are booked and registered.
Our offenses are booked and registered. It is a terrible witness. It threatens, promises, rewards, and punishes, keeping all under its control. If conscience stinks once, it is an admonition. If twice, it is a condemnation. Now I would like to discuss the role to be played by the university in building capacity among the students. The institution, the capacity building. What is capacity building? A good educational model is the need of the hour to ensure that the students grow, contribute towards the economic growth of the nation. Normally, research, technology, performance in the three sectors, namely agriculture, manufacturing, and services, lead to economic growth. Can we sow the seeds of capacity building among the students? Can we sow the seeds of capacity building among the students? There will be continuous innovation during the learning process. To realize this, special capacities are required to be built in education system for nurturing the students. The capacity which are required to be built are, what are they? Research and inquiry, creativity and innovation, use of high technology, entrepreneurial and moral leadership. I am not going to go into the detail. You may look at my website, all the details I have given of the defining each capacity building, what it means. Now friends, I want to share with you one experience when I heard your institution very close to Ganges, and Ganges stands for purity. Purity of life, purity of right thinking. If there is a right thinking, then right thoughts will come. If the right thoughts are there, then right actions will come. So where do you start the purity? How do you start the purity? To the Ganges river, can we start the purity? When I see your Acharya, when I see you all your friends, I am reminded of a scene. I want to narrate you the scene. That scene is very relevant. The Ganges, which is flowing, and it needs purity. You make Ganges pure, you bring purity, people's mind will be pure. If people's mind is pure, that thoughts will be pure. If thoughts are pure, action will be pure. So I am going to Friends, I am going to narrate you an incident which I have witnessed. It's a beautiful incident I want to share with Acharya ji. And it goes like this. Here I would like to share one experience on how a challenging environment upgradation mission of a Kali Bain rivulet through a committed leadership from a saint in Punjab. The status of environment cleanliness is one of the indicators of development of a nation. As a nation, we have to keep our environment clean and tidy, including all our places of worship and reverence. It may be temple, it may be mosque, it may be church. But unless your worshipping place clean, your rivers are clean, people cannot be clean. Friends, I am delighted. I would like to tell you, I am delighted to learn the Kali Bain river, a place where Guru Nanak Dev Ji is said to have received a enlightenment. Over the years, this small river has turned into a weed-choked drain. Recently, river has become a clean due to efforts of Baba Balbir Singh Sichwal in partnership with the Punjab state government. Recently, I have visited Kali Bain river and witnessed the great work the Babaji has done. He organized the devotees movement in stopping the massive flow of sewage into the Bain and cleaned 160 km long polluted and choked rivulet within the last 4.5 years by deploying an average 3,000 volunteer pilgrims per day. Today, one can feel the flow of fresh water
in this river released from Tarkina barrage by the government about a year ago. The revival of the river has recharged the water table as the hand pumps that has become dry for the past 4 decades are now pumping our water. While I was thinking how we should solve the problem of improving the environment of rivers and religious places, I find one of our enlightened citizens has taken the initiative and leadership and demonstrate the power of ignited individual to solve the societal problem. Let this model spread in all the places of divine worship and inspire the pilgrims to participate in the task of clean environment, water and air. How Baba Balbir Singh Shitwal succeeded. When people come to Gurudwara to worship God Almighty, he says, nice, it's very good thing you have come to Gurudwara to pray to the Almighty. God will help you. If you see the river running behind this place, Kalibain river, if all do your seva, clean up the seva, and your God's grace, God's blessing will pour on you. Like that is spread. So the people who come to Gurudwara, they became the servants of God. They started cleaning the river. A beautiful river has taken place. Friends, if Acharya ji, if Pranav Pandya, Chancellor, Dr. Chancellor, if he decide, if all his disciples assembled here, thousands, if you decide, Haridwar, we have a beautiful river, clean river, happy river. I am happy that as a part of moral education, the university is having a regular classes in Gita and meditation and extensive research in behavioral and oriented studies. In addition, Vishwavidyalaya also has a village adoption and model village environment program for bringing about a new social order based on the vision of Gurudev. The most important part of the education is to imbibe the confidence among the students, the spirit of we can do it, which will enable them to meet the challenges of our national mission of transforming the nation into a developed country by 2020. In this context, let me now talk to you about a sustainable rural development model called Pura. Pura means providing urban facilities rural area. The total number of villages in the country are 6 lakhs villages. Around 700 million people live there. That is 70% of the people live in the 600,000 villages. Development of these rural areas will need the creation of 7,000 clusters of villages having an average population of 1 lakh. This could be achieved through the provision of urban amenities in the rural areas program for these clusters. This would involve the identification of a cluster of 20-30 villages with growth potential and creating a physical connectivity, electronic connectivity, knowledge connectivity, and thereby market connectivity. There will be 4 types of puras, namely plain pura, coastal pura, desert pura, and hill pura, depending upon the terrain condition. The objective of these puras will be the manifold. For example, all of them employment potential. The most important thing pura calls for the employment potential. And then the housing, then the education. The village complex will have 100% literacy. Like that, there are many good things will happen to our village complexes. Friends, I am telling, I am sure many of the graduate, postgraduates and doctorate passing out Dev Sanskrit Vishwavidyalaya will participate in the creation of Pura enterprises in different parts of the country. Because when I was seeing the award, when I was giving the gold medal, I was witnessing how the subjects what you are doing in the university is relevant to Pura, building an economic complex of rural development complex in our country. The graduate themselves can choose the specific areas based on their local knowledge, work with the state government, societal transformers,
educational institutions, and other social welfare agencies create Pura enterprises which will lead to the improvement of lifestyle of village community of the chosen region. This will definitely be an important contribution by the graduates passing out from this Vishwavidyalaya. While embarking on this mission, they can remove the ignorance, weakness, poverty, which is said to be the cause of all problem as said by Acharya Sri. Also, the students can integrate science and spirituality in promoting social welfare, which was the dream of Acharya Sri. While talking about science and spirituality, I would like to share an experience which I had when I was working in the Indian Space Research Organization. Friends, always there's a question: can science and spirituality work together? Many things can work together, but it's very difficult, science and spirituality. This is what people say. But I have witnessed, seen how science and spirituality can work together and bring great achievements to the nation can bring. That can happen only in India. I witnessed that. It is somewhere 1960s. My guru was Dr. Professor Vikram Sarabhai. I was working with him for almost a decade. He was a cosmic ray scientist. You want to know how the cosmic ray originated, which star it comes, because cosmic ray is significant in human life. While he was doing the research, he was interested what is called electrojet, discovery of electrojet. So they were looking for a place very close to equator. They landed Tumba in Kerala. So Vikram Sarabhai went to the political system. He said, I want 400 acres of the land to establish the scientific establishment, space research establishment, and they said no. Tumba is a place, there's a big church is there. Saint Mary's Church is there. There's a bishop house is there. There are thousands of fishermen houses are there. You ask any place, they said political system. So administrative system also said. Finally, one wise man in administration said, only one person, Professor Vikram Sarabhai, can help you. That is Reverend Father Peter Pereira, who is the bishop of that place, on Tumba. So, on Saturday evening, Vikram Sarabhai with his people went to see the Reverend Father Peter Pereira. And he said, Father, I need a land, 400 acres of land, Tumba. And it's a scientific research. I will assure you, if you give me this land, I will equal a land. All the thing what is there, I will build for you in 9 months' time. And one common thing is there between these two, bishop and scientist, great scientist Vikram Sarabhai.